ये कहानी एक ऐसे विनाशकारी समय की है जब पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा मिलता है जिसने विज्ञान के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया भर में एक साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कहीं व्हेल्स जानबूझकर जहाजों को डुबो रही हैं, कहीं समुद्र की गहराइयों से ऐसा जहर फैलता है जो मिनटों में पूरा इलाका खत्म कर देता है, और कहीं पानी के नीचे मौजूद कोई अनदेखी ताकत इंसानों को चुन चुन कर मार रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक नॉर्वेजियन मछुआरा सुबह सुबह समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। सही जगह मिलने पर वह जाल फेंक देता है, लेकिन जब वक्त आने पर वह जाल वापस खींचना चाहता है तो अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। वह चाहे जितनी ताकत लगा ले, जाल हिलता तक नहीं। अगले ही पल कोई अनजानी ताकत उसे सीधे समुद्र में खींच लेती है। उसके हाथ में पकड़ा जाल भी धीरे धीरे नीचे डूबने लगता है। वह हिम्मत करके गोता लगाता है, चाकू निकालकर जाल काटने ही वाला होता है कि तभी उसे ऊपर से अंधेरा सा महसूस होता है। ऊपर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अनगिनत मछलियां उसे चारों तरफ से घेर चुकी होती हैं। कुछ ही पलों में वह मछलियों के झुंड में पूरी तरह गायब हो जाता है। दूर से देखने पर सिर्फ एक खाली नाव समुद्र के बीच रह जाती है। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह करीब 30 टन वजन वाली एक टाइगर शार्क की लाश रहस्यमय तरीके से समुद्र तट पर मिलती है। उसका शरीर बुरी तरह जख्मी होता है। 2 समुद्री जीवों पर रिसर्च करने वाले जांचकर्ता हैरान रह जाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर कौन इतना ताकतवर है जो समुद्र के इस बादशाह को मार सकता है। लियोन के दिमाग में सबसे पहला शक आसपास के मछुआरों पर जाता है। वे एक बुजुर्ग मछुआरे से मिलने जाते हैं। लियोन जब अपना मकसद बताता है तो बूढ़ा कुछ कहे बिना उन्हें बंदरगाह ले जाता है। वहाँ एक छोटी नाव दिखती है जिस पर टाइगर शार्क ने हमला किया था। उसी रात तड़के उन पर शार्क ने अटैक किया था। आमतौर पर शांत रहने वाली टाइगर शार्क उस दिन बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। इतनी बड़ी शार्क और इतनी छोटी नाव, जान बचाने के लिए मछुआरों के पास पलटकर वार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इतना करना भी किसी वयस्क टाइगर शार्क को मारने के लिए काफी नहीं था। साफ था कि उसकी मौत के पीछे कोई और वजह थी। बूढ़ा मछुआरा जाने के बाद लियोन का मन और भी बेचैन हो जाता है। आखिर टाइगर शार्क इंसानों पर अचानक हमला क्यों करने लगी है? रात होते ही समुद्र के नीचे निगरानी करने वाला चार्ली भी कुछ गड़बड़ महसूस करता है। समुद्र में लगे बॉय से चेतावनी सिग्नल मिलने लगते हैं, इसलिए वह हालात देखने के लिए खुद पानी में उतरता है। जल्द ही वजह सामने आ जाती है। डिटेक्टर एक मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया था। वह जाल खोलने ही वाला होता है कि तभी उसे पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह घबरा जाता है, जल्दी जल्दी जाल खोलकर डिटेक्टर को पकड़ता है और सतह की ओर तैरने लगता है। पानी से बाहर निकलने पर इस बार कोई हादसा नहीं होता। वह सुरक्षित नाव पर चढ़ जाता है। फिर भी न जाने क्यों वह जोर जोर से हाँफ रहा होता है और अंदर से ऐसा महसूस करता है जैसे मौत को छू कर लौटा हो। लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसे डिटेक्टर दोबारा समुद्र में डालना था। इस बार वह अपने बॉयफ्रेंड को मदद के लिए बुलाता है। सही जगह तय करने के बाद दोनों मिलकर डिटेक्टर नीचे उतार देते हैं। वापस लौटने ही वाले होते हैं कि चार्ली के बॉयफ्रेंड की नजर पानी की सतह पर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चार्ली हुक की मदद से उसे बाहर खींच लेता है। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड को समझाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक दिखाता है। बॉयफ्रेंड पूरी तरह सन्न रह जाता है। चार्ली बताता है कि समुद्र में मरने के बाद शरीर सड़ता है, उससे मीथेन गैस बनती है और दबाव में वही मीथेन जमकर आग वाली बर्फ यानी फायर आइस बन जाती है। उसके हाथ में जो चीज है वही फायर आइस थी। शुरू में चार्ली ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसने समुद्र की सतह की ओर देखा, उसका चेहरा जम गया। पानी पर बड़ी मात्रा में फायर आइस तैर रही थी। 1-2 टुकड़े होना सामान्य था, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा बिल्कुल असामान्य थी। उसने तुरंत अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया। ऊपर वालों ने भी यह देखकर झटका खाया। सबको लगा कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। चार्ली को आदेश मिला कि वह इस समुद्री इलाके पर लगातार नजर रखे और जरा सी भी गड़बड़ी हो तो तुरंत रिपोर्ट करे। पिछले कुछ दिनों से लियोन लगातार आसपास के समुद्री इलाके में व्हेल्स की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था, लेकिन उसे कोई खास नतीजा नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन उसने आखिरकार व्हेल्स के पास आने की आवाज सुनी। उसने तय किया कि वह खुद समुद्र में जाकर उनकी हालत को जांचेगा। उसी वक्त एक टूरिस्ट बोट भी यात्रियों से भरी हुई उस दिशा में बढ़ रही थी जहां व्हेल्स दिखाई देने वाली थी। कुछ ही देर में लियोन के सामने एक बहुत विशाल जीव उभरा। ये एक बड़ी हम्पबैक व्हेल थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वह लियोन को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मानो हल्का सा इशारा करके वह वापस गहराई में चली गई। लियोन ने मन ही मन सोचा कि ये व्हेल्स तो उतनी आक्रामक नहीं लग रही जैसी बूढ़े मछुआरे ने बताया था। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? थोड़ी ही देर में 4 वयस्क किलर व्हेल्स उस इलाके में आ पहुंची। वहीं दूसरी तरफ टूरिस्ट्स को आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उन्हें व्हेल्स देखकर इतना जोश आ गया कि सब मोबाइल निकालकर फोटो और वीडियो बनाने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि जो हम्पबैक व्हेल अभी अभी लियोन के पास आई थी वही अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। अगले ही पल वह व्हेल पूरी ताकत से टूरिस्ट बोट पर जा गिरी। नाव 2 टुकड़ों में टूट गई
और सारे यात्री समुद्र में जा गिरे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लियोन मौके पर पहुंचा ही था कि किलर व्हेल्स भी वहां पहुंच चुकी थी। कुछ लोग किसी तरह बच गए, लेकिन कई लोग किलर व्हेल्स का शिकार बन गए। इन्हीं में लियोन की सबसे अच्छी दोस्त लिसा भी थी। अब सवाल उठता है, किलर व्हेल्स और हम्पबैक व्हेल्स इंसानों पर हमला क्यों कर रही हैं? क्या इसकी वजह समुद्र में छोड़ा गया न्यूक्लियर वेस्ट है जिसने उन्हें भड़का दिया, या फिर इसके पीछे कोई और कहीं ज्यादा गहरी वजह है? उधर एक मिशेलिन स्टार शेफ रसोई में रखे लॉबस्टर को काटने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ रुक गए। उसने देखा कि लॉबस्टर के शरीर से रुई जैसी सफेद तरल चीज निकल रही थी। इतने सालों के करियर में उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वह उसे ध्यान से देखने ही वाला था कि अचानक और भी ज्यादा सफेद तरल बाहर निकल आया। शेफ गुस्से में आकर अपने सहायक को लॉबस्टर हटाने और सफाई करने का आदेश देता है। वह लॉबस्टर को उठाकर पास खड़ी एक महिला कट्टर को देता है और खुद सफेद तरल को साफ करवाने लगता है। महिला कट्टर लॉबस्टर को ग्राइंडर में डाल देती है, लेकिन जैसे ही वह मशीन चालू करती है, लॉबस्टर के अंदर की सफेद तरल चीज उछलकर उसके ऊपर पड़ जाती है। वह देखती है कि सब कुछ नाली में बह गया है, तो ज्यादा ध्यान दिए बिना वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। शेफ के हाथ बेकाबू कांपने लगते हैं, पसीने से तर हो जाता है और शरीर में जरा भी ताकत नहीं बचती। मजबूर होकर वह फिर से सहायक को बुलाता है। उसे लगने लगता है कि अगर वह तुरंत बाहर नहीं गया तो वहीं दम घुट जाएगा। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके मुंह से गाढ़ा काला खून निकलता है। एक लॉबस्टर की वजह से उसकी जान चली जाती है। रसोई में मौजूद बाकी दोनों की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। दोनों की ताकत भी जवाब दे चुकी थी। महिला कट्टर खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हालात बिगड़ते जाते हैं। उसी रात शेफ के सहायक को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टरों को उसकी हालत समझ में नहीं आ रही थी, बीमारी की वजह पकड़ में नहीं आ रही थी। अब एक ही रास्ता बचा था, शेफ के शव का पोस्टमार्टम। दोनों डॉक्टर आपस में काम बांट लेते हैं। सोफिया अस्पताल में रहकर सहायक पर नजर रखती है, जबकि सेसिल होटल जाकर यह जानने निकलती है कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। होटल मैनेजर से बात करने पर पूरी कहानी सामने आती है। सेसिल को पता चलता है कि उस लॉबस्टर को 3 लोगों ने संभाला था। वह मैनेजर से महिला कट्टर का पता लेती है, लेकिन ठीक उसी वक्त अस्पताल में शेफ के सहायक की हालत बिगड़ जाती है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। उसकी मौत हो जाती है। उधर सेसिल महिला कट्टर के अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचती है। वह दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ होता है तो वह अंदर चली जाती है। उसी पल उसे सहायक की मौत की खबर मिलती है और सामने महिला कट्टर की लाश दिखाई देती है। वह जमीन पर पड़ी होती है, बिल्कुल निश्चल। उसकी मौत भी शेफ जैसी ही हुई थी। मुंह से काला खून निकला हुआ था। सेसिल समझ जाती है कि यह किसी बड़ी तबाही की शुरुआत है। दृश्य बदलता है और एक हेलीकॉप्टर समुद्र के बीच मौजूद एक रिसर्च शिप पर उतरता है। इसमें आने वाला कोई और नहीं बल्कि समुद्री जीवों पर रिसर्च करने वाला मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर सीगल होता है। टाइगर शार्क के इंसानों पर हमलों के बाद से इस समुद्री इलाके पर कई एक्सपर्ट्स की नजर बनी हुई थी और सीगल उन्हीं में सबसे आगे था। जैसे ही डीप सी कैमरा समुद्र की गहराइयों में पहुंचता है, स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वह सबको चौंका देता है। नीचे चारों तरफ सफेद सफेद मीथेन बैक्टीरिया फैले होते हैं, जिन पर अनगिनत बर्फीले कीड़े रेंग रहे होते हैं। अगर ये कीड़े थोड़ी थोड़ी जगह पर जमा होते तो शायद सामान्य लगता, लेकिन जहाँ तक नजर जाती है हर तरफ वही कीड़े थे। ये नजारा बेहद अजीब और डरावना था। टीम जब पास जाकर इसे और साफ देखने की कोशिश करती है, तभी अचानक कैमरे की लाइट बंद हो जाती है। कुछ देर बाद लाइट फिर से चालू होती है। स्टाफ बताता है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। सीगल फैसला करता है कि इन बर्फीले कीड़ों के सैंपल लिए जाएं। कई तस्वीरें लेने के बाद उसे एक चौंकाने वाली बात दिखती है। इन कीड़ों के सिर्फ दांत ही नहीं थे, बल्कि जबड़े भी बन चुके थे, जबकि आम तौर पर ठंडे इलाकों में मिलने वाले बर्फीले कीड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अजीब बात यहीं खत्म नहीं होती। सीगल जैसे अनुभवी समुद्री वैज्ञानिक ने भी कभी नहीं देखा था कि कोई जीव इतनी तेजी से बढ़े और फैल जाए। उनकी संख्या इतनी जल्दी बढ़ रही थी कि यह उसकी समझ से बाहर था। कई प्रयोगों के बाद प्रोफेसर कैथरीन को एक अहम बात पता चलती है। ये बर्फीले कीड़े बैक्टीरिया से निकलने वाली बिजली जैसी ऊर्जा से खाना हासिल कर सकते हैं। यही वजह थी कि उनके दांत और जबड़े बन गए थे। लेकिन सवाल यह था कि अगर ये कीड़े नीचे की ओर फिसलते रहते हैं तो आखिरकार बर्फ की परत में फंसकर दम घुटने से मर जाते हैं। फिर वे ऐसा आत्मघाती व्यवहार क्यों कर रहे थे? उधर लियोन को एक जापानी बुजुर्ग से शिकायत मिलती है। उसने बताया कि पिछली रात जब उनका क्रूज एक खास समुद्री इलाके में पहुंचा तो अचानक जहाज रुक गया। न तो दिशा नियंत्रक काम कर रहा था, न इंजन। तभी उन्हें पानी में एक बहुत बड़ा साया दिखा। वह साया जैसे जैसे पास आता गया अचानक गायब हो गया। उसके तुरंत बाद कई टाइगर शार्क पानी से बाहर उछल पड़ी। ठीक उसी समय जहाज दोबारा चल पड़ा और वे किसी तरह वहाँ से निकल पाए। बुजुर्ग ने कहा कि अगर किस्मत
साथ न देती तो वे सब वहीं मारे जाते। ये सुनते ही लियोन के जहन में एक बुरी याद ताजा हो जाती है। फिर कैमरा वापस सीगल की टीम पर जाता है। वहाँ एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। सिर्फ एक दिन के अंदर बर्फीले कीड़े कई गुना बड़े हो चुके थे। तभी टीम समुद्र के नीचे लगे ड्रिल को चालू करती है, लेकिन जब वे उसे रोकना चाहते हैं तो ड्रिल काबू से बाहर हो जाती है और भी तेजी से खुदाई करने लगती है। शिप के अंदर रखे कप कांपने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरी रिसर्च शिप जोर जोर से हिलने लगती है। जहाज कुछ देर तक समुद्र की लहरों पर डगमगाता रहता है, फिर जाकर सब शांत होता है। इसी बीच कैथरीन को एक और खोज मिलती है। ये सच था कि बर्फीले कीड़े बैक्टीरिया के बीच मर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद वे अपने अंदर जमा भारी मात्रा में बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, जो फिर बर्फ की परत को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं यह अभी साफ नहीं था, लेकिन कैथरीन को यकीन था कि इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही था? असल में खतरा उनकी सोच से कहीं बड़ा था। उधर पास के ही दूसरे समुद्री इलाके में चार्ली की दोस्त और सहकर्मी जूली को चार्ली की तरफ से एक ईमेल मिलता है। वह प्यार भरा जन्मदिन का संदेश होता है। जूली इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और चार्ली के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह दिल से कई बातें कहती है। वीडियो खत्म होते ही एक अजीब घटना होती है। उसका कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर देता है और डेस्कटॉप पर बना पेंगुइन हिलने लगता है। अगले ही पल उसे पीछे रखे सिस्टम से जोरदार आवाज सुनाई देती है। वह जहाज के नीचे का सोनार सिग्नल था। वह अभी समझ ही रही होती है कि हो क्या रहा है। तभी पूरा जहाज जोर से हिलने लगता है। हाँ, वह उसका जन्मदिन था, लेकिन वही उसका आखिरी दिन भी बन जाता है। एक मेडिकल एक्सपर्ट अपनी उंगली काटती है और खून की एक बूंद कांच के बर्तन में गिराती है। जैसे ही माइक्रोस्कोप की तस्वीर स्क्रीन पर आती है, वह सन्न रह जाती है। उसे साफ दिखता है कि उसका खून महिला कट्टर के खून से बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है। तभी सेसिल को समझ आ जाता है कि शेफ और बाकी लोगों की मौत इसी रहस्यमयी बैक्टीरिया की वजह से हुई है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो खून के संपर्क में आते ही जहर पैदा करता है। आमतौर पर हमारे खून में ऐसे सेल होते हैं जो इस तरह के बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। ये बैक्टीरिया नंगी आंखों से दिखने वाली रफ्तार से खून को खराब कर रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह बैक्टीरिया म्यूटेट हो चुका था और शायद एक नया बेहद खतरनाक स्ट्रेन बन गया था। यह सुनते ही सोफिया का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि अब तक कई लोग संक्रमित हो चुके थे, लेकिन असली हालात इससे भी बदतर थे। एक लोकल कार वॉश में एक हंसमुख नौजवान कार धोते वक्त गाड़ी के अंदर बैठी छोटी बच्ची के साथ मजाक कर रहा था। माहौल बड़ा प्यारा लग रहा था। तभी अचानक उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है और सिर चकराने लगता है। अगले ही पल वह हाथ में पकड़ा स्प्रे गन गिरा देता है। कार का मालिक खिड़की पर दस्तक देकर उसे बुलाने लगता है, लेकिन तभी वह नौजवान एक बड़ा सा काला खून का फव्वारा कार के शीशे पर थूक देता है। कार मालिक अभी समझ ही रहा होता है कि हुआ क्या है। तभी वह लड़का जमीन पर गिर पड़ता है। एक जिंदा दिल और नेक दिल कार वॉश वाला यूं ही अपनी जान गंवा देता है। और वह अकेला मामला नहीं था, क्योंकि इस जहरीले बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। सोफिया को शक होता है कि यह बैक्टीरिया अब हवा में भी फैल चुका है, लेकिन सेसिल इससे सहमत नहीं होती। अगर यह हवा में फैलता तो लॉबस्टर को पीसकर नाली में बहाने का मतलब कुछ और ही होता। ये सुनकर सोफिया और भी घबरा जाती है। अगर सच में ऐसा है तो हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके हैं। इसी दौरान इटली के वेनिस शहर में भी अजीब नजारे देखने को मिलते हैं। एक पढ़ा लिखा सा कपल पुल पर हंसी मजाक कर रहा होता है। लड़की गलती से लड़के के हाथ से किताब गिरा देती है। बस इसी छोटी सी हलचल के बाद अचानक पानी से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जेलीफिश बाहर आ जाती हैं। देखते ही देखते पूरा वेनिस का पानी जेलीफिश से भर जाता है और यह सिलसिला एड्रियाटिक सागर तक फैल जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर सिगेल 3 शिप फाउंडेशन नाम की एक कंपनी पहुंचता है। वह वहां के जिम्मेदार आदमी को एक फाइल देता है और कहता है कि उसके बॉस को यह तुरंत देखनी चाहिए, क्योंकि इसका रिश्ता गोल्ड फिश मैन वाले मामले से हो सकता है। ये सुनते ही वह आदमी चुप हो जाता है और बिना कुछ कहे मेहमान को बाहर छोड़ने लगता है। दृश्य टोक्यो में 3 शिप के हेडक्वार्टर पर जाता है। वहाँ कंपनी के मालिक किमुरा बर्फीले कीड़ों की तस्वीरें देखकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि इनमें दांत और जबड़े कैसे उगाए। महिला बताती है कि ये कीड़े नॉर्वे के समुद्री इलाके में मिले हैं और साफ तौर पर म्यूटेट हो चुके हैं। उनका मानना था कि भविष्य में जब वहाँ संसाधनों की खुदाई की जाए तो इन कीड़ों वाले इलाकों से बचना चाहिए। लेकिन किमुरा को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। उसे बस यह जानना था कि डॉक्टर सिगेल आखिर किसके लिए काम कर रहा है। इतना कहकर वह फोन काट देता है। अब सवाल यह था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। फिर कहानी डॉक्टर सिगेल पर लौटती है। वह और उसकी साथी नताशा एक अंधेरी सी बार में बैठे होते हैं। काम की बातें खत्म होने के बाद सिगेल अचानक नताशा से अपने दिल की बात कह देता है। नताशा घबरा जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह फंस चुकी है। वह मन ही मन सोचती है कि लगता है आज रात इसे घर ले जाना ही पड़ेगा। और फिर डूबते सूरज की रोशनी में दोनों के बीच यह सब हो जाता है। कहानी फिर लियोन पर आती है। वह हाल के व्हेल हमलों की जगहों को देख रहा होता है। तभी उसे कुछ समझ में आता है। वह पेन उठाकर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन
खींचता है। वह बताता है कि यह व्हेल्स की माइग्रेशन रूट है और सारे हमले इसी लाइन पर हुए हैं। इसका मतलब साफ था कि माइग्रेशन के दौरान किसी खास जगह या वक्त पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने व्हेल्स के व्यवहार को बदल दिया। अब वे खुद कुछ करने का फैसला करते हैं। वे स्पीड बोट लेकर उस जगह पहुंचते हैं जहां व्हेल्स सो रही होती हैं। लियोन गहरी सांस लेता है और सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। जल्द ही उसे सोती हुई हम्पबैक व्हेल्स का झुंड दिख जाता है। नाव पर खड़ी श्याओ मेई सांस रोके खड़ी रहती है, डरते हुए कि कहीं व्हेल्स जाग न जाएं। लियोन अपने पास रखा रडार वाला कैमरा निकालता है और बहुत सावधानी से उसे एक हम्पबैक व्हेल के शरीर पर चिपका देता है। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटने वाला होता है, श्याओ मेई का डर सच हो जाता है। व्हेल्स जाग चुकी होती हैं। व्हेल्स के जागते ही पानी के अंदर माहौल बदल जाता है। लियोन तुरंत समझ जाता है कि अब जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है। वह बिना कोई तेज हरकत किए धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। श्याओ मेई नाव पर जमी हुई खड़ी रहती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। कुछ पल ऐसे लगते हैं जैसे समय थम गया हो। व्हेल्स कुछ सेकंड तक इधर उधर हलचल करती हैं, फिर गहराई की ओर बढ़ जाती है। लियोन किसी तरह सतह पर पहुंचकर नाव में चढ़ जाता है। दोनों बिना एक दूसरे की तरफ देखे खामोशी में वहां से निकल जाते हैं। नाव दूर जाते ही लियोन के दिमाग में साफ तस्वीर बनने लगती है। व्हेल्स, शार्क्स, जेलीफिश, बर्फीले कीड़े और अब इंसानों में फैलता बैक्टीरिया सब किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ अलग अलग हादसे नहीं हैं, बल्कि एक ही कड़ी के हिस्से हैं। समुद्र के अंदर कुछ ऐसा बदल चुका है जो पूरी इकोसिस्टम को उलट पुलट कर रहा है। उसी समय वैज्ञानिकों के बीच भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डेटा साफ बता रहा था कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। जो चीजें पहले गहराई में सीमित थीं, अब सतह पर आ रही थीं, और जो असर पहले सिर्फ समुद्री जीवों तक था, अब इंसानों तक पहुंच चुका था। यह अब सिर्फ समुद्र की समस्या नहीं रही थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी थी। इस तरह वो लोग मौत को छूकर निकल आए। कुछ दिन बाद लियोन को उस रडार कैमरे का सिग्नल मिला। उसे समझ आ गया कि कैमरा हम्पबैक व्हेल से अलग हो चुका है, तो वो स्पीड बोट लेकर समुद्र में निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में उसे वो रडार मिल गया। कहानी कुछ दिन पहले पर लौटती है। उस दिन चार्ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी अचानक फोन बजा। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी दोस्त जूली का जहाज जूनो डूब गया है, उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। सहकर्मियों ने बताया कि नॉर्वे की कोस्ट गार्ड ने समुद्र की गहराई में जूनो को ढूंढ लिया है, लेकिन जूली और बाकी लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। अपना काम निपटाने के बाद चार्ली वापस हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां दोनों ही जूली की मौत से टूट चुके थे। तभी प्रोफेसर कैथरीन लौट आई। उसी समय दूसरी तरफ लियोन भी जांच अनुसंधान विभाग वापस आ गया। सब लोग कंप्यूटर के सामने इकट्ठा होकर व्हेल के शरीर पर लगे कैमरे से आई फुटेज देखने लगे। उधर कैथरीन और उनकी टीम भी वहीं कर रही थी। वो लोग जूली के जहाज के डूबने के बाद का समुद्री तल देख रहे थे। जैसे जैसे कैमरा जूनो के पास आता गया, प्रोफेसर और बाकी लोगों के चेहरे हैरानी से भरते चले गए, मानो उन्होंने कुछ बेहद डरावना और अकल्पनीय देख लिया हो। इधर लियोन और शियाओ मेई की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम्पबैक व्हेलों का झुंड बेहद गहराई में तैर रहा था, जिसे देखकर शियाओ मेई भी पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। वो व्हेल किसी अनजान बुलावे पर एक ही दिशा में तैरती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो चमकते हुए हल्के हल्के दिखाई देने वाले एक अजीब से पर्दे के सामने रुक गई। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वो सामने मौजूद अपने लीडर के आदेश का इंतजार कर रही थी। एक अफ्रीकी मूल का कपल समुद्र किनारे रोमांटिक पल बिता रहा था। तभी अचानक एक छोटा सा केकड़ा लड़की की जांघ पर चढ़ गया। बॉयफ्रेंड ने कहा कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, आखिर ये समुद्र का किनारा ही है। लेकिन जैसे ही दोनों दोबारा अपने अच्छे पल वापस लाने वाले थे, अजीब हालात फिर से पैदा हो गए। लड़के ने थोड़ी दूर की तरफ देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने देखा कि अनगिनत केकड़े झुंड बनाकर उन्हीं की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। लड़के ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और जान बचाने के लिए भागने लगा। दोनों छोटे स्कूटर पर बैठकर समुद्र किनारे के कस्बे में इधर उधर भागने लगे, लेकिन अगले ही पल केकड़ों की फौज पूरे शहर पर हमला करते हुए टूट पड़ी। केकड़ों के इस हमले ने जल्द ही डॉक्टर सेसिल का ध्यान खींच लिया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उनका जमीन पर आना तो बस शुरुआत थी। केकड़ों की ये फौज अब रियो डी जनेरियो, ओकिनावा, मुंबई जैसे कई शहरों में पहुंच चुकी थी। उनके जमीन पर आने की सबसे बड़ी वजह थी समुद्र के पानी का लगातार गर्म होना। मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ा। बाद में हमलावर केकड़ों को रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में भरकर रिसर्च बेस लाया गया। सेसिल ने पूरी सुरक्षा तैयारी के बाद मेडिकल मशीन से केकड़ों को खोला। पहले उसने उनके पेट से थोड़ा सा गाढ़ा पदार्थ निकाला, फिर उस पर खून की एक बूंद डाली। कुछ ही पलों में उसने देखा कि खून की वो बूंद आंखों के सामने उस पदार्थ में समा गई। इससे साबित हो गया कि ये अजीब बैक्टीरिया सिर्फ लॉबस्टर में ही नहीं, बल्कि शायद हर समुद्री जीव के अंदर मौजूद है। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील,
जापान और दूसरे देशों के एक्सपर्ट्स से बातचीत के बाद उन्हें हैरानी हुई कि हर समुद्र के केकड़ों का डीएनए लगभग एक जैसा था। इतना ही नहीं, हर तरह के केकड़े उन इलाकों में पाए जा रहे थे जो समुद्र के अंदर मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास थे। सेसिल का मानना था कि इनमें किसी तरह का म्यूटेशन हो चुका है और इसका मतलब था कि एक बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है। इस मामले पर तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। अंदेशा था कि ये जहरीला संक्रमण दूषित खाना, पानी या इंसानों के आपसी संपर्क से फैल सकता है। क्योंकि इस जहर को मारने के लिए कोई दवा मौजूद नहीं थी, इसलिए फिलहाल एक ही रास्ता था, इसे फैलने से रोकना। इसके लिए अटलांटिक महासागर के किनारे हर तरह की मछली पकड़ने की गतिविधि रोकने का फैसला लिया गया। लेकिन एक बड़े अधिकारी को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका कहना था कि इससे तटीय इलाकों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सेसिल चाहे जितने सबूत और तर्क दे, वो मानने को तैयार नहीं था। वो किसी भी हाल में शहर की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यही फैसला आगे चलकर कितनी बड़ी तबाही लाने वाला है। कहानी अब समुद्री जांच अनुसंधान केंद्र पर आती है। लियोन व्हेलों के झुंड के सामने दिख रहे उस अजीब चमकते प्रकाश को देखकर बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके समुद्र संबंधी ज्ञान के हिसाब से समुद्र में ऐसा कोई भी जैविक प्रकाश स्रोत मौजूद नहीं है जो इससे मेल खाता हो। ऊपर से वो जबरदस्त दहाड़ जैसी आवाज, जिसने सबको और ज्यादा उलझन में डाल दिया। आवाज सुनने में हम्पैक व्हेल जैसी लगती थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर साफ था कि वो उनकी आवाज नहीं थी। उसी वक्त लैब में लिसा को भी एक नई खोज मिली। उसका मानना था कि शायद उसने एक बिल्कुल नई प्रजाति खोज ली है। ये उपकरण उन्हें सांचुआन कंपनी के अधीन एक पोर्ट से मिला था, लेकिन सैंपल कम होने की वजह से वो अभी कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही थी। अगर सांचुआन कंपनी का एक और ऐसा ही सैंपल मिल जाए तभी बात साफ हो सकती थी। फैसला होते ही उसी रात लियोन अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप सांचुआन के पोर्ट में घुस गया। सोचा तो उसने बहुत कुछ था, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट ही निकली। कुछ कदम भी नहीं चला था कि ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से सीधा टकरा गया। थोड़ी ही देर में कई गार्ड्स ने उसे जमीन पर दबोच लिया। मैनेजर ने साफ कह दिया कि अगर वो मुकदमे से बचना चाहता है तो उसे अपने आने का मकसद बताना ही होगा। मजबूरी में लियोन ने सांचुआन फाउंडेशन के दाबिन और ताइफेंग को सब सच बता दिया। जब उन्हें पता चला कि ये नया उपकरण जापान के समुद्री इलाके से आया है तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। इसके बाद दाबिन ने कहा कि वो पूरा सहयोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि लियोन के पास इस खोज से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो सब उन्हें बतानी होगी। दाबिन ने भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरी मदद दी जाएगी। जल्द ही उन्होंने ये बात माकिमुरा के सीईओ को बता दी। इस समय तेजी से बढ़ने वाले और दांतों वाले आइसवर्म पहले ही उनकी परेशानी बने हुए थे और अब एक और म्यूटेंट प्रजाति सामने आ गई थी। ये साफ तौर पर उनके संसाधन खनन के लिए बड़ा खतरा था। माकिमुरा ने भारी चिंता के साथ फोन काट दिया और साफ था कि वो किसी बड़ी योजना के बारे में सोच रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर सिगेल और उनकी टीम समुद्र की गहराई में आइस वर्म्स की प्रजनन स्थिति देखने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। समुद्र तल पर फैले आइस वर्म्स अब वहाँ मौजूद ही नहीं थे। उनकी जगह जमीन पर मशीनों से खुरची गई लंबी लंबी लकीरें दिखाई दे रही थीं। सवाल ये था कि ये सब किसने किया। सिगेल को पूरा यकीन था कि ये नताशा की कंपनी की करतूत है, क्योंकि हाल ही में सिर्फ उसी कंपनी ने इस तरह के उपकरण खरीदे थे। नताशा ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सिगेल उसकी एक बात भी मानने को तैयार नहीं थी। उसका गुस्सा पूरी तरह फूट चुका था और दोनों का झगड़ा यहीं खत्म हो गया। बाद में सिगेल ने अपने शक कैथरीन को बताया। उसका कहना था कि इस बात को सबके सामने लाना चाहिए, लेकिन कैथरीन ने इसका विरोध किया। उसका मानना था कि भले ही समुद्र तल पर माइनिंग की बात सामने आ जाए, कंपनी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वो किसी एक इंसान को बलि का बकरा बना देंगे और वो इंसान शायद नताशा ही होगी। इधर चार्ली हेडक्वार्टर छोड़कर 6 पहियों वाले ट्रैक्टर से सर्वे स्टेशन वापस आ गया। बॉयफ्रेंड के साथ पूरी रात गुजारने के बाद सुबह उसका बॉयफ्रेंड काम पर निकल गया। जैसे ही चार्ली ने कंप्यूटर खोला और अनरीड ईमेल देखने लगा, वो अचानक चौंक गया क्योंकि उसे जूली की आवाज सुनाई दी। वो जूली का आखिरी ईमेल था जो उसने मरने से ठीक पहले भेजा था। आखिर में जूली की आई मिस यू सुनकर चार्ली टूट सा गया। लेकिन जब वो इस वीडियो को बार बार देखने लगा तो उसे जूली के पीछे खिड़की के बाहर एक हल्की सी अजीब रोशनी दिखाई दी। एक समुद्री सर्वे जहाज बहुत ही अजीब अंदाज में तेजी से गहरे समुद्र में डूबता चला गया। अपने दोस्त को खोने का गम चार्ली सह नहीं पा रहा था, लेकिन उसी दौरान उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिला, क्योंकि उसे खिड़की के बाहर दिख रही वो रोशनी बेहद अजीब लगी। और अजीब बातें यहीं खत्म नहीं हुई। उसने पहले सर्वे जहाज के डूबने के बाद रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्लिप चलाई, फिर जूली के ईमेल की उस ऑडियो को चलाया जिसमें इंटरफेरेंस था। कई बार तुलना करने के बाद वो हैरान रह गया, क्योंकि दोनों ऑडियो की वेव बिल्कुल एक जैसी थी। उसे कुछ समझ आने
जाने लगा तो उसने तुरंत अपनी ये खोज कैथरीन और डॉक्टर सिगेल को बता दी। जूना जहाज के डूबने से पहले जूली के आसपास अजीब रोशनियां और लगातार रहस्यमयी आवाजें थीं, और ये आवाजें जहाज के डूबने के बाद वाली रिकॉर्डिंग से हैरानीजनक रूप से मिलती जुलती थीं। रोशनी की वेवलेंथ और आवाज की फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल एक जैसी थी। ये सुनते ही कैथरीन ने बीच में रोक दिया। उसका कहना था कि शायद किसी नुकीली संरचना ने कम्युनिकेशन सिग्नल में दखल डाला होगा, इसलिए ऐसा हुआ। चार्ली ने तुरंत कहा कि उसके पास एक और अहम खोज है। जहाज के डूबने से कुछ घंटे पहले आसपास के पानी का तापमान अचानक बढ़ गया था। ये तापमान कुछ घंटों तक चरम पर रहा और फिर धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसका मानना था कि समुद्र तल की बर्फ या किसी पदार्थ के पिघलने से बड़ी मात्रा में गैस निकली, जिससे आखिरकार एक विस्फोट जैसा असर हुआ। अपने अंदाजे को साबित करने के लिए बस इतना करना था कि गहरे समुद्र में जाकर एक सबमर्सिबल पर कैमरा लगा दिया जाए। ये सुनते ही कैथरीन भड़क उठी। उसका कहना था कि चार्ली की थ्योरी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोथर्मल विस्फोट से निकला गर्म पानी सतह तक पहुंचने से पहले ही ठंडा हो जाता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इतनी गर्मी को समुद्र तल से सीधे जूना जहाज तक पहुंचा सके, चाहे वो इंसान हो या प्रकृति। ये कहकर कैथरीन गुस्से में बाहर चली गई और सिगेल भी उसके पीछे पीछे निकल गई। स्क्रीन के सामने बस एक उदास और उलझा हुआ चार्ली रह गया। क्या वो सच में गलत था? कैथरीन असल में चार्ली से नहीं बल्कि खुद से नाराज थी। अगर उसने जूना को उस समुद्री इलाके में भेजा ही ना होता तो शायद ये हादसा ना होता। सिगेल ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्य नहीं देख सकता। कैथरीन ये बात जानती थी, लेकिन फिर भी वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। बातों बातों में सिगेल ने कहा कि उसे लगता है चार्ली का अंदाजा पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है। ये सुनते ही कैथरीन ने उसे घूर कर देखा। अंदर ही अंदर वो भी ये बात समझती थी, बस किसी और को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। आखिरकार वापस आकर वो फिर से स्क्रीन के सामने बैठ गई और सोचने लगी। सिगेल नताशा से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब उसने नताशा के ऑफिस फोन किया तो पता चला कि नताशा ने इस्तीफा दे दिया है। तब सिगेल को एहसास हुआ कि उसने सच में उसे गलत समझा था। उसने नताशा के लिए एक मैसेज छोड़ा कि वो उससे मिलना चाहती है, क्योंकि उसके पास एक बेहद जरूरी बात है। इसके बाद उसने सान चुआन के दाबेन को फोन किया। दाबेन ने उसे एक कनाडाई व्हेल एक्सपर्ट के बारे में बताया। उस एक्सपर्ट ने एक नई प्रजाति की प्रजनन गति देखी थी जो सिगेल द्वारा खोजे गए आइस वर्म्स की रफ्तार से बिल्कुल मेल खाती थी। ये दोनों समुद्री जीव संसाधन खनन को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए उसका मानना था कि लियोन और सिगेल के बीच जरूर बहुत सी बातें कॉमन होंगी। कुछ देर बाद दोनों एक्सपर्ट्स आपस में संपर्क करने में कामयाब हो गए। लियोन ने बताया कि उसे व्हेल और उस नई प्रजाति के ब्रेन स्टेम में एक तरह का ऑर्गेनिक पदार्थ मिला है। कई बार टेस्ट करने के बाद उसने पाया कि दोनों में करीब 100 समान मॉलिक्यूलर कंपाउंड मौजूद है। लियोन ने आगे कुछ कहने के बजाय सिगेल से एक वीडियो देखने को कहा। बातचीत के आखिर में दोनों को एक ही एहसास हुआ, एक कनाडा में है, दूसरा यूरोप में। दूरी इतनी ज्यादा होने के बावजूद दोनों एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे। इससे साफ था कि दोनों समझ चुके थे कि ये मामला बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। सिगेल जब घर लौटी तो उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो नताशा थी, वो महिला जिससे वो हमेशा प्यार करती आई थी। सिगेल ने उसे देखते ही माफी मांगी और कहा कि उसे नताशा पर भरोसा न करने का बहुत अफसोस है। नताशा ने कहा कि वो उससे अलविदा कहने आई है। पहले काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि कहीं जा नहीं पाई, अब नौकरी छोड़ दी है और दुनिया देखना चाहती है। वो जैसे सिगेल से कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन सिगेल कुछ बोल ही नहीं पाई। जब सिगेल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की तो नताशा रुक गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सिगेल उससे पहले बोल पड़ी। नहीं, मैं तुम्हें रोक नहीं रही, उसने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकती। सिगेल बहुत देर तक कुछ कहने की कोशिश करती रही, लेकिन जो सबसे जरूरी बात थी वो फिर भी कह नहीं पाई। अलविदा सिगेल, नताशा ने कहा। सिगेल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की उसकी ये हिचकिचाहट उसे पूरी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर देगी। उस रात किसी वजह से सिगेल सो नहीं पाई। अगली सुबह उसे लियोन का ईमेल मिला। वीडियो में उसने एक ऐसी आवाज सुनी जो उसे जानी पहचानी लगी। जांच के बाद उन्हें पता चला कि ये आवाज जूनो के डूबते वक्त रिकॉर्ड हुई आवाज से लगभग एक जैसी है। भले ही देश अलग हों, समुद्र अलग हों, लेकिन इन आवाजों के बीच गहरा संबंध था। आखिरकार उन्हें चार्ली के सुझाव से सहमत होना पड़ा। उन्होंने तय किया कि समुद्र तल पर एक कैमरा लगाया जाएगा ताकि ये पक्का किया जा सके कि वेंट एक्टिव है या नहीं। सिगेल ने कहा कि वो खुद जाकर चार्ली से बात करेगी। जल्द ही वो हेलीकॉप्टर से चार्ली के द्वीप पर पहुंच गई। चार्ली ने वीडियो देखा और सिगेल ने उसे पूरी कहानी बताई। अपनी थ्योरी को सही साबित होते देख चार्ली बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वो सिगेल को विदा कर रहा था तभी हेडक्वार्टर में एक बेहद खतरनाक सुनामी का सिग्नल पकड़ में आया। उसी पल रहीम के दिमाग में सबसे पहले चार्ली को चेतावनी देने का ख्याल आया। दुर्भाग्य से चार्ली के पास फोन नहीं था। रहीम घबराकर परेशान हो गया। उसी वक्त सिगेल हेलीकॉप्टर में बैठ चुकी थी और चार्ली स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा था। तभी चार्ली का बॉयफ्रेंड गाड़ी चलाते हुए वहां से गुजरा। चार्ली को बिल्कुल अंदाजा नहीं था
कि ये उसके बॉयफ्रेंड के साथ आखिरी मुलाकात होने वाली है। इधर सिगेल ने फोन उठाया। दूसरी तरफ कैथरीन की घबराई हुई आवाज थी। ये सुनते ही सिगेल के होश उड़ गए। उसी समय नताशा समुद्र किनारे एक रेस्टोरेंट में पहुंची। उसने कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से अकेले में बात करना चाहती है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो उससे ब्रेकअप करने आई थी, लेकिन बॉयफ्रेंड ने उससे कहा कि थोड़ी देर इंतजार करे। नताशा समुद्र किनारे चली गई और हवा महसूस करने लगी। उधर चार्ली अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। वो अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी को रोकना चाहती थी, मगर उसकी आवाज वहां तक पहुंची ही नहीं। घबराकर वो पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ पड़ी। ये औरत समुद्र के किनारे खड़ी धूप सेंक रही होती है, लेकिन अगले ही पल उसके सिर के ऊपर अचानक समुद्री चीलों का एक बड़ा झुंड मंडराने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई अनदेखा सिग्नल मिल गया हो, क्योंकि वे सब एक साथ बहुत तेजी से उस इलाके को छोड़कर भागने लगती हैं। नताशा को जैसे ही होश आता है, वह सामने फैले समुद्र की तरफ देखती है और उसी पल उसे एक बहुत बड़े खतरे की आहट महसूस होती है। बिना एक सेकंड गंवाए वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ती है। उसी समय पास के रेस्टोरेंट में बैठे लोग भी यह सब देख लेते हैं और पल भर में हर कोई बेकाबू होकर जान बचाने के लिए ऐसे भागता है जैसे सिर पर मौत सवार हो। थोड़ी ही देर में नताशा को उसका बॉयफ्रेंड दिख जाता है। उसे लगता है कि अब वह उसे अपने साथ लेकर भागेगा, लेकिन अगले ही पल साफ हो जाता है कि वह गलत सोच रही थी। अपनी जान बचाने के लिए वह बेरहमी से कार स्टार्ट करता है और बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की जरा भी परवाह नहीं होती। नताशा तेज तूफानी हवा के बीच किसी तरह अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घबराहट में वह फोन निकालकर सिगेल को कॉल करती है, लेकिन उसी वक्त सिगेल दूसरी तरफ चार्ली की जान बचाने में लगा होता है। ऐसी तबाही के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। अब बस एक ही रास्ता था, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना, वरना दोनों की मौत तय थी। सिगेल का फोन नहीं उठता और नताशा पूरी तरह टूट जाती है। मजबूर होकर वह सिगेल के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है। जैसे ही उसकी आवाज खत्म होती है, करीब 10 मीटर ऊंची एक विशाल लहर उसकी तरफ टूट पड़ती है। उधर उसी समय सिगेल और चार्ली हेलीकॉप्टर में बैठ चुके होते हैं। जैसे ही लहर उन्हें निगलने ही वाली होती है, हेलीकॉप्टर वक्त रहते हवा में उठ जाता है। बस एक पल में ही सुनामी सब कुछ तबाह कर देती है। घर लौटने के बाद सिगेल बार बार नताशा का वॉइस मैसेज सुनती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसे दुख नहीं है, बल्कि उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। इधर चार्ली भी अपने बॉयफ्रेंड को खोने के बाद उसी दर्द से गुजर रही होती है। कुछ ही समय बाद मेडिकल एक्सपर्ट सेसिल एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। वह बताती है कि जापान के समुद्री इलाके से शुरू होकर म्यूटेटेड लॉबस्टर अब दुनिया के हर समुद्र में फैल चुके हैं। सेसिल का मानना होता है कि यह सब किसी इंसानी हरकत की वजह से हुआ है। धरती की करीब 40% आबादी समुद्र के किनारे रहती है और अगर केकड़ों के झुंड इसी तरह जमीन पर चढ़ाई करते रहे तो इंसानियत को इतिहास का सबसे बड़ा पलायन करना पड़ेगा। इस हालात को रोकने के लिए सेसिल कुछ करने का फैसला करती है। उसी रात वह खुद सिगेल से संपर्क करती है और अपने मन की सारी बातें खुलकर रखती है। वह कहती है कि हाल के दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उसे अब साइंस से समझाया ही नहीं जा सकता। पहले लॉबस्टर का मछुआरों के जाल में फंसना एक तरह से मजबूरी थी, लेकिन अब केकड़ों की फौज का इंसानों पर हमला करना पूरी तरह एक्टिव अटैक है। ये किसी भी तरह से नेचुरल साइंस से समझ में नहीं आता। सुनने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन सेसिल को लगता है कि यह समुद्री जीवों की तरफ से इंसानों के खिलाफ जवाबी हमला है, एक तरह का बदला। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिगेल उसकी बात से पूरी तरह सहमत होगा। अगले ही दिन अलग अलग फील्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट एक साथ बैठते हैं और सारी घटनाओं को जोड़कर देखते हैं। इंसानों पर हमला करते व्हेल, दांतों वाले बर्फीले कीड़े, म्यूटेटेड ईल्स और बैक्टीरिया से भरे केकड़ों के झुंड। आखिरकार सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समुद्र की गहराई में जरूर कोई बेहद हाई इंटेलिजेंस म्यूटेटेड जीव मौजूद है, जो सारे समुद्री जीवों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है और दुनिया का नया सिस्टम बनाना चाहता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यह किसी एलियन इंटेलिजेंस का भी मामला हो सकता है। काफी सोच विचार के बाद फैसला होता है कि उन्हें गहरे समुद्र में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे और संसाधनों की जरूरत थी। सिगेल वर्ल्ड ओशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन मांगता है, लेकिन जवाब वही आता है जिसकी उम्मीद थी। उन्हें लगता है कि सिगेल का दिमाग खराब हो गया है। तभी 3 शिप्स कंपनी के मालिक किमुरा उन्हें एक मौका देता है। भले ही सिगेल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मना पाया, लेकिन वह किमुरा को जरूर मना लेता है। किमुरा कहता है कि उसने इस ग्रह से बहुत कुछ लिया है, अब वह उसे कुछ लौटाना चाहता है और समुद्र और धरती को हुए नुकसान की भरपाई करना चाहता है। हालांकि उसकी बातों के पीछे उसका अपना फायदा भी था, क्योंकि अगर सच सामने नहीं आया
तो उसकी कंपनी को भी भारी नुकसान होना तय था। वजह चाहे जो भी हो, किमुरा का सपोर्ट उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। रवाना होने से पहले सिगेल आखिरी बार सबकी सहमति लेता है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। सब अपने अपने परिवार से भारी दिल से अलविदा कहते हैं। सिर्फ सिगेल अकेला बैठकर नताशा के वॉइस मैसेज सुनता है और फूट फूट कर रोता है। आगे की कहानी में सारे एक्सपर्ट्स समंदर के बीच सच की तलाश में निकल पड़ते हैं। जांच में पता चलता है कि अजीब साउंड वेव्स का केंद्र आर्कटिक में है। वहां पहुंचने पर साउंड वेव्स अपने सबसे खतरनाक लेवल पर होती हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और जहाज के नीचे नीली रोशनी फैलने लगती है, लेकिन किसी को इसका अंदाजा नहीं होता। जहाज की लाइट्स झपकने लगती हैं, सिस्टम में गड़बड़ियां आने लगती हैं, लेकिन जांच करने पर सब कुछ नॉर्मल दिखता है। माइक छोटी सबमरीन लेकर नीचे जाता है और 1.5 किलोमीटर गहराई तक पहुंच जाता है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन चार्ली को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उन्हें एहसास होता है कि बाहर कोई उन्हें देख रहा है। लाइट बंद करने पर वे नीले चमकते हुए पॉइंट्स देखते हैं जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। डर के मारे माइक ऊपर लौट आता है। कुछ देर बाद जहाज की बिजली पूरी तरह चली जाती है। जब सिस्टम दोबारा चालू होता है तो मॉनिटर पर दिखता है कि शाओ मेई बेहोश पड़ी है और उसका हाथ पानी में डूबा हुआ है। सेसिल उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। जांच में पता चलता है कि उसके शरीर में मौजूद सेल्स वही हैं जो लॉबस्टर और केकड़ों में पाए जाते हैं। इसका मतलब था कि सी मॉन्स्टर V2 उसके शरीर में घुस चुका है। चार्ली मशीन रूम के पूल में उस अजीब नीली रोशनी को देखता है जो कभी स्टार जैसी बनती है और कभी धुएं की तरह तैरती है। उसे डर नहीं लगता, बल्कि हैरानी होती है। बाद में पता चलता है कि ये नीले पॉइंट्स असल में VR नाम के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, जो मिलकर किसी भी शक्ल में बदल सकते हैं और जिनकी इंटेलिजेंस इंसानों की सोच से कहीं आगे है। सैम बताता है कि VR कम से कम 2.5 अरब साल से मौजूद है। चार्ली कहता है कि लड़ाई बेकार है, अब बस एक ही रास्ता है, VR से शांति का मैसेज देना। सेसिल को VR को मारने वाला केमिकल मिल जाता है, जिससे उन्हें बातचीत की ताकत मिलती है, लेकिन एक बूंद केमिकल डालते ही VR गुस्से में आ जाते हैं। जहाज हिलने लगता है और माइक की मौत हो जाती है। VR जहाज को कंट्रोल करने लगते हैं और बर्फीले पहाड़ से टकरा देते हैं। हालात बेकाबू हो जाते हैं। सिगेल को एहसास होता है कि आखिरी कोशिश करनी होगी। फैसला होता है कि माइक के शरीर में VR इंजेक्ट कर उन्हें शांति का मैसेज दिया जाए, लेकिन चार्ली तय करता है कि वह खुद कुर्बानी देगा। वह सबमरीन में जाता है, खुद को VR के हवाले कर देता है। गहरे समुद्र में VR उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उसकी भावना को समझते हैं। धीरे धीरे VR पीछे हट जाते हैं। समुद्र शांत हो जाता है और जहाज बच जाता है। VR इंसानों के साथ शांति से रहने का फैसला करते हैं और चार्ली के साथ एक हो जाते हैं। अगली सुबह लहरें चार्ली को किनारे तक छोड़ देती हैं। जैसे ही वह आंखें खोलता है, इस कहानी का एक खूबसूरत अंत हो जाता है।